Bismillahirrahmanirrahim. This is the 30th lecture for the subject Language and Communication Skills. We are going to discuss neurological causes affecting swallowing, and this is its part 2 and other causes that affect swallowing. So 2.5 neurological causes affecting swallowing and other causes. As we have been discussing Unit 2 disorders of communication and dysphagia. तो पिछले लेक्चर में हम न्यूरोलॉजिकल कॉजेज जो कि अफेक्ट कर रही थी स्वेलविंग पर निगलने को उनके हवाले से बात कर चुके हैं। को 5 हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम मज़ीद 4 और इसके अलावा जो दूसरी कॉजेज हैं, चूँकि ये सारी स्वेलविंग को निगलने के पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी है कि आखिर इसकी कॉजेज़ क्या बनती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। It was narrated from Abu Huraira that the Prophet ﷺ said, "The best of charity is when a Muslim man gains knowledge, then he teaches it to his Muslim brother." तो मुसलमानों में से जो है ना सबसे बेस्ट सबसे अच्छा सदका ये है कि एक मुसलमान इल्म हासिल करे और फिर वो दूसरों को सिखाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेक्चर 29 में या 29th लेक्चर में जो हमने कॉजेज़ पढ़ी थी स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़ और 5वें नंबर प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी। यह 5 जो वजूहात हैं इन पे हम बात कर चुके हैं 29th लेक्चर में। अब हम अगली जो कॉजेज़ हैं उन पे बात करते हैं कि व्हाट आर कॉजेज़ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ अफेक्टिंग स्वेलविंग एंड अदर कॉजेज़। द रिमेनिंग कॉजेज़ जो कि न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं उनमें मायास्थेनिक ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हंटिंगटन्स डिजीज़ और डिमेंशिया। तो इनमें से अच्छी बात यह है कि हमने काफ़ी सारी पहले भी पढ़ी हैं, जैसे टीबीआई, स्ट्रोक, डिमेंशिया, मायास्थेनिक ग्रेविस या मायास्थेनिया भी इसको कह लेते हैं। तो बाकी हम यहाँ पे पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करती हैं न्यूरोलॉजी, ये कैसे जो है ना न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और ये अफेक्ट करती हैं स्वेलोइंग पर। सो 6th कॉज हमारे पास है मायास्थेनिक ग्रेविस या मायास्थेनिया ग्रेविस। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स जो है ना वो बहुत लूज़ हो जाते हैं, इजीली टायर्ड एंड वीक होते हैं। और इसके हवाले से जो है ना अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे या आप इसकी कोई डायग्राम देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, तो उसमें जो है ना वो सारे के सारे जो इंसान के मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, ये ढलके हुए होते हैं, सारा ऊपर से जो गोश्त होता है। तो मायास्थेनिया ग्रेविस is a condition where muscles become easily tired and weak. It is due to a problem with how the nerves stimulate the muscles to tighten यानी contract. The muscles around the eyes are commonly affected first. तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि द नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट जो मसल्स को करती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, टाइटन हो जाती हैं। और सबसे पहले इसमें जो आम तौर पर अफेक्ट होते हैं, असरअंदाज ये मुतासर होते हैं जो मसल्स वो आइज़ के होते हैं। द मसल्स अराउंड द आइज़ आर कॉमनली अफेक्टेड फर्स्ट। और इनकी जो है ना अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आंखें बिल्कुल जो है ना वो आंखों के जो इर्द गिर्द जो गोश्त है ये सारा ढलका हुआ होता है। तो ये मायास्थेनिया ग्रेविस है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि इसका डिस्फेरिया से या स्वेलविंग जो डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है।
तो इसके हवाले से हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। द कॉजेज ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड एंड डबल विजन, ये मतलब दिस कॉजेज यानी कि जो वो बात कर रहे हैं कि इसका जो है ना वो आइज़ के को सबसे पहले मुतासर होती हैं, तो इसकी वजह से ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड एंड डबल विजन। पहली बात तो यह है कि इसके जो है ना ड्रूप हो जाती हैं आईलिड्स जो, तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे को ढलक जाते हैं। और दूसरा विजन डबल हो जाती है, मतलब इंसान को दो दो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान की आंखों के जो मसल्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं रहते। पीपल विद मायस्थेनिया ग्रेविस हैव अ फॉल्ट इन द वे नर्व मैसेजेस आर पास्ड फ्रॉम द नर्व्स टू द मसल्स। तो चूँकि नर्व्स जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइटन हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी पैगाम रसानी का असल इशू आ रहा है। The muscles are not stimulated properly, so do not tighten well and become easily tired and weak. तो वो जो है ना बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं और थक जाते हैं। यानी कि जब मसल्स इतने, ये मसला ही जो है टाइटनिंग ऑफ द मसल्स है कि इसमें डू नॉट टाइटन, कि वो टाइट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं करते मसल्स, और अल्टीमेटली होता यह है कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिस कॉजेज़ मतलब मायस्थेनिक ग्रेविस, इसकी बात हो रही है। दिस कॉजेज़ ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड एंड डबल विजन, जो कि हमने देखा कि सबसे पहले आइज़ पर यह असरअंदाज होता है। So people with myasthenia gravis have a fault in the way nerve messages are passed from the nerves to the muscles. The muscles are not stimulated properly, so do not tighten well and become easily tired and weak. पिछली जो है ना स्लाइड में एक बात हुई थी कि ये टाइट हो जाते हैं, ये टाइट नहीं होते, ये इसका जो है ना वो बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि लूजनिंग ऑफ मसल है, वीकनेस है, उनकी टायरनेस है, तो वो जो नर्व मैसेजेस हैं वही पास नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारा इशू आता है। मज़ीद हम इस पर बात करें, द फॉल्ट इज़ ड्यू टू अ प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम। तो ये मसला कहाँ से आया है या इसकी कॉज क्या बनती है, वो है इम्यून सिस्टम में इशू होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। दिस मीन्स दैट द इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस मिस्टेकनली अटैक्स इटसेल्फ। तो ऑटो इम्यून कि ये अपने आप पर ही अटैक कर देता है, हालांकि इसका जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, इसका काम तो ये है कि ये बीमारियों पर और दूसरे जो ज़र-ए-रसान जो नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस, बैक्टीरियाज एट्सेट्रा, तो ये इन पर हमला करे, लेकिन ये मिस्टेकनली गलती से खुद पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। मसल्स अराउंड द फेस एंड द थ्रोट आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड, और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो मसल्स हैं चेहरे और गले के इर्द गिर्द जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये अफेक्ट हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग एंड स्लर्ड स्पीच मे बी द फर्स्ट साइंस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग के निगलने में, चूँकि देखें बात हम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे माउथ, थ्रॉट और फेस के इर्द गिर्द, तो इन सब पे जो भी चीज़ मसला करेगी वो हमें स्पीच में भी, लैंग्वेज में भी इश्यूज़ करेगी, और हमें जो है ना स्वेलविंग में, चीज़ों का निगलने में भी, इवन हमें बोलने के लिए कितनी जो है ना हरकत, और पूरे गले की हरकत हो रही होती है, ख़ासकर लैरिंग्स की, तो इसके लिए भी हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग एंड स्लर्ड स्पीच, तो ये इसकी जो है ना पहली जो है ना वो साइंस हैं। चोकिंग एंड accidentally inhaling bits of food which can lead to repeated chest infections। और अगर चोकिंग हो और एक्सीडेंटली जो है ना बिट्स ऑफ फूड चेस्ट की तरफ यानी जो कि है लंग्स में चले जाएं, तो विच कैन लीड टू रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, तो इसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड
बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस होंगे। तो इससे बचने के लिए फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसका ख्याल रखना पड़ता है। जो सेवंथ न्यूरोलॉजिकल कॉज है जो कि अफेक्ट करती है स्वेलविंग को, दैट्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं आप। तो दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहली बात तो ये होगी कि ये एक डिसऑर्डर है। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा डिसऑर्डर कहाँ का है, ब्रेन का है, आया ये मसल्स का है, आया ये जो है ना वो पूरे नर्वस सिस्टम का है, यानी कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड है। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जो है ना वो, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का जो है ना डिसऑर्डर है। इट कैन कॉज वेरियस सिम्टम्स, और इसकी सिम्टम्स जो है ना वो कैसे हमें हमारे सामने आएंगी। ट्रेमर्स और स्पैज्म्स ऑफ सम ऑफ योर मसल्स में अक्कर। ठीक है, ट्रेमर्स कहते हैं झटके लगना, और स्पैज्म जो है ना वो आप कह लें जैसे पालसी, फालज, रुक जाना, उनका काम ना करना, अकड़ जाना। तो इन दोनों का जो है ना ये इसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये एक बहुत बड़ी कॉज है अक्सर बच्चों में डिसेबिलिटीज़ की भी। दिस इज़ यूजुअली ड्यू टू डैमेज टू द नर्व्स दैट सप्लाई दीज मसल्स। तो ठीक है, ये उन नर्व्स में ये इशू होता है जो कि मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो कि मसल्स को पैगाम पहुंचाती हैं। सम मसल्स में शॉर्टन यानी कॉन्ट्रैक्ट टाइटली एंड कैन देन बिकम स्टिफ एंड हार्डर टू यूज, स्वेलविंग बिकम्स डिफिकल्ट। तो वो उनको जो है ना सब मसल्स में शॉर्टन टाइटली कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी जो है ना वो इतना सख्त हो जाते हैं। एंड कैन देन बिकम स्टिफ एंड हार्डर टू यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मूव नहीं करेंगे तो फिर इस्तेमाल कैसे होंगे। तो इस तरह अगर थ्रॉट में हो जाए, ऐसा कोई मसल्स में कोई इशू आ जाए, तो उसकी वजह से स्वेलिंग जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। एट्थ कॉज है हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल कॉज जो कि अफेक्ट करती है स्वेलिंग पे, दैट्स हंटिंगटन्स डिजीज़। तो ये हमने जो है पहले इसके हवाले से बहुत कम पढ़ा है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। हंटिंगटन्स जो कि एक बंदे का नाम है, तो इसके नाम पे उसने ये आप कह लें कि इसका पता चला है, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स और इसके हवाले से डिटेल में बयान किया है। तो हंटिंगटन्स डिजीज़ इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़ दैट कॉजेज़ द प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व cells in the brain. Huntington's disease has a broad impact on a person's functional abilities and usually results in movement, thinking, यानी कि cognitive and psychiatric disorders. The earliest symptoms are often subtle problems with mood or mental abilities. तो ये एक ऐसी जो है ना वो डिजीज़ है, और लेकिन इसके हवाले से उसने बड़ा वाज़े कह दिया कि दिस इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़। सो हंटिंगटन डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिजीज, और इसमें होता क्या है, प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन। तो ये इसका जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना वो इसकी कॉज है, इसका इशू है कि प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन के वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रेकडाउन होता जाता है, डीजनरेशन होती जाती है नर्व सेल्स की ब्रेन में। हंटिंगटन्स डिजीज हैज़ अ ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन पर्सनस फंक्शनल एबिलिटीज़, और इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ शामिल हैं कि जब ओवरऑल प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन हो जाएगा नर्व सेल्स का, तो पूरे जिस्म में नर्व सेल्स का जो है ना वो एक जाल बिछा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी, उसमें मूवमेंट, थिंकिंग, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब ये सारे जो साइकेट्रिक, थिंकिंग, मूवमेंट, ये सारे एरियाज अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी अर्लीस्ट सिम्टम्स हैं कि प्रॉब्लम इज मूड और मेंटल एबिलिटीज़। A general lack of coordination and an unsteady gait often follow। और इसके बाद ये होता है कि पहले मूड के और जो है ना वो मेंटल एबिलिटीज़ में इशू हुआ, उसके बाद इंसान की कोऑर्डिनेशन में, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन है कि आप लिख रहे हैं तो वहीं पर देख रहे हो जहाँ पे आपका हाथ चल रहा है,
as well as unsteady gait often follow. तो gait 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 जितना चाल ढाल जो हमारा चलने का अंदाज होता है उसकी बात हो रही है. As the disease advances, uncoordinated jerky body movements become more apparent. तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसका मतलब अनकोऑर्डिनेटेड और जर्की के झटके लग के मूवमेंट्स बिकम मोर अपेरेंट, तो ये ज़्यादा जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती हैं. फिजिकल एबिलिटीज ग्रेजुअली वर्सन अनटिल coordinated movement becomes difficult and the person is unable to talk. Physical abilities gradually worsen until coordinated movement becomes difficult and the person is unable to talk. Mental abilities generally decline into dementia. तो इसका होता क्या है कि फिजिकल जो है ना एबिलिटीज़ वो आहिस्ता 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 जो है ना वो उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. इंसान की जो है ना वो फिज़िकल मूवमेंट और वॉक और टॉक ये दोनों डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी जहनी सलाहियतें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली ये डिमेंशिया तक पहुंच जाता है इंसान. तो डिमेंशिया में भी हमने यही देखा था कि उसकी रिट्रीवल की, रिटेंशन की, मेमोरी की, याद करने की सलाहियत, चीज़ों को इवन जो है ना कि चीज़ों को नाम देने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है. इसके अलावा चूँकि हम जो है ना वो डिस्फेजिया या स्वेलिंग डिसऑर्डर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ विद ईटिंग एंड स्वेलिंग. तो जब बाकी चूँकि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और पूरे जिस्म को अफेक्ट कर रहा है, हर तरफ तो नर्व सेल्स हैं, तो अल्टीमेटली ये जो है वो ईटिंग एंड स्वेलिंग को भी मुतासर कर देता है. एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी वेट आर अमंग द मोस्ट ट्रबलसम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज़, और इसको HD भी कह लेते हैं. तो जब ईटिंग और स्वेलिंग में मसला आ गया तो फिर इसके साथ साथ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी वेट, तो इंसान अपने वज़न का जो है ना वो तवाज़ुन भी नहीं रख सकता. देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड एंड मैनी रीजंस व्हाई दीज प्रॉब्लम्स अकर. दीज इंक्लूड मोस्ट पीपल विद HD हैव voracious appetites. तो इसमें जो है वो मतलब बहुत सारी काउजेज़ वो बताता है कि कई रीजंस इसमें इन्वॉल्व हैं. उनमें से एक है वोरेशियस एपेटाइट्स. वोरेशियस एपेटाइट्स जो कि एक नया वर्ड होगा हम सब के लिए, इसका मतलब है कि क्रेविंग होना या बहुत ज़्यादा जो है ना वो फूड कंज्यूम करना का मतलब जब खाने बैठे हैं तो इतना दिल करे जा रहा है कि आप बस खाए जाएं खाए जाएं खाए जाएं. जो कि आपको पता ही है कि क्रेविंग क्या होती है, कि कोई आपकी पसंदीदा चीज़ है तो उसके लिए आप जो है ना वो आपका दिल करता है कि बस सब कुछ आज खा ही जाएं. ठीक है, तो ये जो है ना वो दीज इंक्लूड मोस्ट पीपल विद HD हैव वोरेशियस एपेटाइट्स. तो ये सिर्फ इसी वजह से ही है कि ये भी इसके साथ एक इशू जुड़ा हुआ है हंटिंगटन्स डिजीज़ के साथ. 9th कॉज है हमारे पास डिमेंशिया. तो डिमेंशिया हमने पहले भी बात की कि डिमेंशिया इज करेक्टराइज्ड बाय अ डिक्लाइन इन वन और मोर मेजर कॉग्निटिव डोमेन्स, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, visual spatial functions, accompanied by impairment in memory. There are multiple causes of dementia. तो इसकी बड़ी causes हैं, इसको हम बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो डिमेंशिया भी चूँकि हमारे जो है ना वो मेमोरी और हमारी रिटेंशन और हमारे जो है ना वो लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल फंक्शंस, तो ये अल्टीमेटली इसका ताल्लुक जो है ना इससे भी बनता है कि जब इंसान की याददाश्त मुतासर हो जाए, जब उसकी जहनी सलाहियतें मुतासर हो जाएं, तो अल्टीमेटली उसके सारे जिस्म की जो है ना वो सलाहियतें मुतासर हो जाती हैं. तो अब हम इसका ताल्लुक स्वेलिंग के साथ जो है ना वो बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको. पेशेंट्स विद डिमेंशिया नॉट ओनली हैव प्रॉब्लम्स विद स्वेलिंग but also with feeding, in that they may have limb apraxia affecting their ability to use eating utensils and agnosia affecting their ability to recognize and accept food. तो एग्नोजिया तक जो है ना ये बात चली जाती है
बात ये है कि अप्रैक्सिया की वजह से, लिम्ब अप्रैक्सिया के उनके जो है ना लिम्ब्स, जो उनके हाथ हैं ये मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो बर्तनों को, जैसे चम्मच है, जैसे फोर्क है, कोई छुरी कांटा, ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में मसाइल आते हैं। और एग्नोजिया जो है वो उनकी एबिलिटी को, कि वो इवन रिकग्नाइज नहीं कर सकते ये कौन सा फूड है, कि जायका ही नहीं महसूस होता। तो डेफिसिट्स इनके, आप खा जो है ना वो करेले रहे हैं, मज़ा आपको किसी जो है ना और खाने वाली चीज़ का आ रहा है। तो ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी अक्सर आ जाता है। तो डेफिसिट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ द बोलस इन द ओरल कैविटी आर आल्सो प्रोमिनेंट, कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बोलस को ओरल कैविटी में, कि मतलब इसको आगे पीछे ज़ुबान की मदद से जो है ना वो, चूँकि बोलस को हमने ज़ुबान जो है ना वो फूड को दांतों के नीचे करती है, तो इसमें मसाइल आते हैं। और बॉलस को नीचे निगलने की बात हो रही है। बॉलस हमने कहा था लुकमा, वो लुकमा जो कि खुराक का उस वक़्त बन चुका होता है, एक बाइट पूरी जिसको आप च्यू कर चुके होते हैं और उसको बिल्कुल तैयार होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, कि जिसको हमने नीचे जो है ना वो स्वेलो करना होता है, निगलना होता है। तो डिमेंशिया उसको भी मुतासर कर देता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर अदर कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलोइंग। तो उसमें कुछ हैं ड्यूरिंग प्रेपरेटरी फेज़, के जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे मुंह में जब खाना होता है उसको हम च्यू कर रहे होते हैं। फिर ऑरल फेज़ है, फिर फेरेंजियल है, एसोफेजियल है, हेड एंड नेक कैंसर हो सकती है इसकी वजह, और लेरिंजो लेरिंजेक्टोमी। अच्छा, ये लैरिंक्स से जो है ना वो TOMY जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाएगा तो इसका मतलब होता है टॉमी, वो वाला टॉमी नहीं जो आप समझे हैं। टॉमी का मतलब है किसी चीज़ का रिमूवल, तो इसका मतलब लैरिंक्स को आपने निकाल दिया, लैरिंजेक्टोमी। फिर जैसे टॉन्सिलेक्टोमी है, तो उसका मतलब है टॉन्सिल्स को रिमूव कर देना, ऑपरेशन करते हैं वो, सर्जरी करते हैं और उसको जो है ना वो निकाल देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो कॉजेज़ हैं इन फेजेस के दौरान वो कौन कौन सी और कैसे अफेक्ट करती हैं स्वेलोइंग को। प्रेपरेटरी फेज, तो गेटिंग फूड फ्रॉम प्लेट टू यूटेंसिल टू माउथ इंक्लूड्स करेक्ट बाइट साइज एंड पेस ऑफ ईटिंग। तो ये जो है मतलब सारी चीज़ें, कि आपने कितना खाना लेना है, कैसे जो है ना वो यूटेंसिल्स को, बर्तनों को इस्तेमाल करना है, और पेस ऑफ ईटिंग के आपकी खाने की रफ्तार क्या है, कि आया आप काफ़ी दिनों से भूखे हैं इस तरह खा रहे हैं या आप नॉर्मली खा रहे हैं। एंड कॉचोरिया and impaired fine motor skills interfere with the mechanics of food delivery, making it harder to control bite size and the pace of eating, so that gulping occurs. A care partner who cues or assists in feeding is essential. तो चोरिया, और इसको कोरिया भी कह लेते हैं। तो कुरिया जो है ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, और इसमें मतलब दिखने वाला आपको बड़ा अजीब सा, बेढंगा सा, और आप क्लमजी कह लें वो नज़र आ रहा होता है, और उसकी फ़ाइन मोटर स्किल्स जो है ना वो मुतासर हो जाती हैं, क्योंकि उसके मसल्स जो है ना वो मूवमेंट होती। बेसिकली ये एक जो ना ग्रीक वर्ड है कुरिया, और ग्रीक में इसको डांस कहते हैं। मतलब जब ये लोग चल रहे होते हैं तो आपको यूँ महसूस होगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट इस तरह की होती है, तो वो यूँ महसूस होता है। एंड इम्पेयर्ड फाइन मोटर स्किल्स इंटरफेयर विद द मैकेनिक्स ऑफ फूड डिलीवरी, मेकिंग इट हार्डर टू कंट्रोल बाइट साइज एंड द पेस ऑफ ईटिंग, सो दैट गल्पिंग अकर्स। तो वो फिर जो निगल रहे होते हैं, गल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो अकेयर पार्टनर जो कि यानी कि जो उनको खिला रहा होता है, कोई हेल्पर जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है कि वो आसानी से खा सकें। ओरल फेज में अगर हम बात करें तो मेन प्रॉब्लम्स इंक्लूड कोरिया ऑफ द टंग and uncoordinated movement of food to the back of the throat. There is delay in starting the swallow, repeating of the swallow, repeating of the swallow, or food left in the mouth after the swallow. Food consistency in each bite
is important. A bowl of cereal is a step up for choking because the liquid may get to the back of the throat faster than the solid. अच्छा जी, ये मैंने एक पैराग्राफ आप लोगों के लिए पढ़ा है, तो अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ. तो मेन प्रॉब्लम्स इंक्लूड कोरिया ऑफ द टंग, मतलब यहाँ पे मूवमेंट उसकी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, क्लमजी है इसमें, एंड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ फूड टू द बैक ऑफ द थ्रोट. तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है बैक ऑफ द थ्रोट, ये तो हमने बात समझ गई. देयर इज डिले इन स्टार्टिंग द स्वेलो, रिपीटिंग ऑफ द स्वेलो और फूड लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर द स्वेलो. तो स्वेलो को स्टार्ट करना, निगलने के अमल को, और इसको रिपीट करना, या जो जो खुराक मुंह में रह गई है उसको निगलना, तो इस सब में जो है वो डिले होता है. फूड कंसिस्टेंसी इन ईच बाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फूड कंसिस्टेंसी तो चलती रहती है कि हमें जैसे हम पहले वाला जो बॉलस निगल लेते हैं, फिर हम मज़ीद जो है ना उसी तरतीब से इसको करते रहते हैं. अ बाउल ऑफ सीरियल is a setup for choking because the liquid may get to the back of the throat faster than the solid. तो वो कहता है कि अगर a bowl of cereal आप खा रहे हैं तो ये चोकिंग की वजह बन सकता है. उसकी वजह क्या है? बिकॉज द लिक्विड में गेट टू द बैक ऑफ द थ्रोट फास्टर देन द सॉलिड. तो जो आपने एक बाइट सीरियल की, यानी कि ये जो सीरियल्स होते हैं, आप कह लें कि आमतौर पर सीरियल्स इस फॉर्म में आता है जिसमें खुश्क मेवा जात और मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना बीज और इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो उनको जो है वो उसका बैक आने का ज़्यादा चांसेस है. उसकी वजह यह है कि जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी जो है ना वो थ्रोट से बाहर आ सकता है, उसकी वॉमिटिंग जल्दी हो सकती है. तो औरल फेज के दौरान भी स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं. प्लेसिंग सॉफ्टर फूड इन द चीक बाय द मोलर्स हेल्प्स ओवरकम द स्लोनेस ऑफ प्रोपलिंग फूड टू द बैक ऑफ द थ्रोट. तो जो है इसको आसानी होती है प्लेसिंग सॉफ्टर फूड इन द चीक, कि जो आपका आप कह लें कि सॉफ्टर फूड है उसको चीक बाय द मोलर्स हेल्प्स ओवरकम द स्लोनेस ऑफ प्रोपेलिंग फूड टू द बैक ऑफ द थ्रोट. तो वहाँ से निकलना जो है ना वो आसानी है. स्टार्टिंग द मील विद समथिंग सोर में हेल्प स्पीड सब्सिक्वेंट स्वेलोज. तो अगर ये मतलब उसने हाल बताए हैं कि जो चीज़ सोर होगी, तुरश होगी, वो जो है ना वो स्पीड स्वेलोज के जो सब्सिक्वेंट उसके बाद जो चीज़ें भी आप स्वेलो करेंगे उसके लिए आसानी हो जाएगी. अ चिन टक पोजिशन ऑफ द नेक इज़ प्रोबेबली प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एस्पायरेशन. तो चीज़ों का जो है ना वो अचिन टक पोजिशन जो है ये ऑफ द नेक ये प्रेफर होती है, यानी कि अचिंटक पोजीशन ऑफ द नेक इज़ प्रोबेबली प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एस्पायरेशन. तो एस्पायरेशन है कि हमारे सांस में जो खुराक के ज़र्रात चले जाना. तो चिन टक अगर हम सीधे बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट हेड रख के सीधा सामने को देख के, तो हम जो है ना वो इसको वापस ले जाके तो कुछ देर होल्ड करें और फिर जो है ना वो चिन को अपनी असल हालत में जहाँ पे वो है. तो ये एक ऐसी पोजीशन है, इसके हवाले से आप देख लीजिएगा. तो चिन टक इसको पोजीशन कहते हैं कि आप एक कुर्सी पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं और सामने देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, और बड़े आराम से जो है ना अपनी चिन को पीछे लेके जाएं और कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर आगे. तो इस तरह जो है ना वो ये एक एक्सरसाइज है बेसिकली. तो इसका मकसद ये होता है कि जो खुराक की नाली में सांस की नाली में जो खुराक के ज़र्रात वगैरह चले जाते हैं उनसे बचा जा सके. फिर है कुछ फेरेंजियल स्टेज में कुछ कॉजेज़ हैं. चोकिंग है, कफिंग है, एस्पायरेशन है. तो स्मॉल बाइट्स, थिकन्ड लिक्विड्स, सॉफ्टर मॉइस्ट फूड्स प्रोग्रेसिंग टू स्मैश्ड, देन प्योरिड consistencies. Part of this is due to respiratory chorea which causes breathing during a swelling. तो ये मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि जैसे चोकिंग, कफिंग और एस्पायरेशन. तो चोकिंग है किसी चीज़ का गले में फंस जाना फेरिंग्स में. फेरिंग्स जो है ये हमारी नेज़ल कैविटी के
और हमारी जो टंग है जहाँ पे इसका जो है ना वो आप कहें जहाँ से जुड़ी हुई है, इसके पीछे जो है ना वो फेरिंग्स बनता है, थ्रोट का ये हिस्सा होता है, और इसमें चोकिंग हो सकती है, और इसमें यहाँ पे खांसी और एस्पायरेशन की यहाँ से ही, और इसका बिल्कुल जो है ना ताल्लुक़ है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो यहाँ से अगर खुराक जो है ना खुराक की नाली में चली जाए थोड़ा बहुत कोई ज़र्रात, तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनते हैं। तो स्मॉल बाइट्स, थिकन्ड लिक्विड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको कम कर सकती हैं। और कुरैया का हमने पहले भी देखा कि क्लमजीनेस, जिस्म का ढीला ढाला होना, अजीब सा होना। तो इस तरह जो है ना ये भी फेरेंजियल स्टेट में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं स्वेलोइंग में। एसोफेजियल की अगर हम बात करें तो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और वॉमिटिंग जिसकी हम बात करते हैं, तो ये एसोफेगस से जो खुराक की नाली है तो वहाँ से। देयर इज़ आल्सो एविडेंस ऑफ मसल डिसफंक्शन इन द एसोफेगस दैट मे कॉज पेन, ये भी हो सकता है। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपराइट फॉर एटलीस्ट एन आवर आफ्टर ईटिंग, तो आपने बिल्कुल जो है ना वो सीधे रहना है खाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें बताती हैं कि वाकई जो है ना स्वेलिंग कितना बड़ा मसला है, और हर स्टेज में कोई ना कोई इशू आ सकता है स्वेलिंग के हवाले से। हेड एंड नेक कैंसर की अगर हम बात करें तो ये तो ऑब्वियस बहुत बड़ी कॉज हो सकती है। स्पीच एंड स्वेलिंग रिहेबिलिटेशन फॉर पीपल विद हेड एंड नेक कैंसर इज़ अ कम्प्लेक्स, तो ये बहुत मुश्किल काम है इनकी रिहेबिलिटेशन। ट्रीटमेंट फॉर ओरल कैंसर यूजुअली इन्वॉल्व्स सर्जरी विद और विदाउट रेडियोथेरेपी, एंड दिस ऑफन इम्पैक्ट्स ऑन स्पीच एंड और स्वेलिंग फंक्शंस। तो चूँकि ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है इसका, रेडियोथेरेपी तक करवाना पड़ती है, रेडिएशन के साथ जो थेरेपी दी जाती है, इवन सर्जरी भी करना पड़ सकती है। तो इस वजह से स्वेलिंग में और ये इस तरह के मसाइल आते हैं। सर्जरी टू द टंग कैन इम्पेक्ट ऑन द ओरल स्टेज ऑफ स्वेलिंग एज वेल एज ऑन स्पीच। तो ओरल स्टेज में चूँकि जब हमारे मुंह में लुकमा होता है तो उसके लिए हमें ज़ुबान जो है ना उस लुकमे को, उस बाइट को बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है, उसको बार बार दांतों के नीचे जो हमारे पीसने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए जो दांत हैं पीछे, तो उनमें जो दंदान है तो इनके अंदर जो है ना वो फिर बार बार उसको नीचे रख करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पीस सकें, च्यू कर सकें, ग्राइंड कर सकें, ताकि खुराक जो है ना उस हालत में हो जाए कि जिसको हम निगल सकें, वो इतना सॉफ्ट सा बॉलस बन जाए कि उसको आसानी से निगला जा सके। तो अगर हेड एंड नेक कैंसर है इस वजह से फिर वो स्वेलिंग मुश्किल हो जाती है। सिक्स्थ इसकी जो अदर कॉजेज में हम तो लैरिंजेक्टोमी, तो लैरिंजेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स एंड सेपरेशन ऑफ द एयरवेज फ्रॉम द माउथ, नोज एंड एसोफेगस। तो आप इमेजिन कर लें कि जिस बंदे का जो है ना रिमूव हो जाना है लैरिंग्स, और उसके जो है ना वो एयरवेज बिल्कुल जो है ना वो, तो लैरिंग्स का काम है ये, चूँकि वॉइस बॉक्स है, इसका काम है आवाज़ की प्रोडक्शन से, और इसके ऊपर जो ग्लोटिस होता है वो रोकता है कि खुराक को जो है ना वहाँ पे ये यहाँ से ही दो नालियाँ निकल रही होती हैं, जो कि एसोफेगस खुराक की नाली होगी, और ट्रैकिया या जो है ना वो ट्रैकिया या ब्रीद जो सांस ले की नाली है वो इधर से जो ना सांस के फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो एसोफेगस जो है ये मैदे तक, स्टोमक तक पहुंच जाता है। तो लैरिंजेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स एंड सेपरेशन ऑफ द एयरवे फ्रॉम द माउथ, तो इसको जो है ना वो अलग कर दिया जाता है, नोज एंड एसोफेगस। इन अ टोटल लैरिंजेक्टोमी द एंटायर लैरिंग्स इज रिमूव्ड इंक्लूडिंग द वोकल फोल्ड्स, तो हायोड बोन, एपिग्लॉइटिस, थायराइड एंड सराइकॉइड कार्टिलेज एंड अ फ्यू ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग्स, मतलब ये सारा कुछ जो है ना इसके साथ निकाल दिया जाता है। इन अ पार्शियल लैरिंजेक्टोमी ओनली अ पोर्शन ऑफ द लैरिंग्स इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी कॉज है जो कि अल्टीमेटली स्वेलिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ जो हिस्से इन्होंने बयान किए हैं, हम एपिग्लोटिस, हायोड बोन वगैरह, इस पे हम वोकल फोल्ड और एपिग्लोटिस के हवाले से, थायराइड के हवाले से तो हमने पहले भी बात की है।
तो ये भी लैरिंग्स के अंदर ही चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका अब ताल्लुक है निगलने से। जो हम वोकल फोल्ड्स की बात करते थे, एपिग्लोटिस वगैरह की बात करते थे, उनका ताल्लुक था आवाज़ की प्रोडक्शन से। फॉलोइंग द प्रोसीजर द पर्सन ब्रीथ्स थ्रू एन ओपनिंग इन द नेक नोन एज अ स्टोमा। तो वो जो है, अब उसको गर्दन में एक जगह पे आप कह लें नाली से निकाल देते हैं हम, उसको एक ओपनिंग एक जगह दे देते हैं कि वो गर्दन के अंदर से ही यहाँ पे ही वो नेक से ही अब ब्रीथ करेगा। विद एन ईयरली कैंसर ऑफ द ग्लोटिस, सॉरी अर्ली, विद एन अर्ली कैंसर ऑफ द ग्लोटिस यानी कि लैरिंग्स ऑन वन और बोथ वोकल फोल्ड्स, अ पेशेंट्स इनिशियल कंप्लेंट at presentation is often that of a hoarse और husky voice। तो इसकी जो सबसे पहली ग्लोटिस की वजह से जो इसको जो है ना वो इशू आते हैं, कैंसर होता है, उसकी जो पहली इनिशियल आप कह लें सिम्टम है, जो पता चलता है कि भाई इसको ये इशू हो गया है, वो है हॉर्स और हस्की वॉइस, कि उसकी बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ होती है। Patients may experience distress, frustration and reluctance to eat out ड्यू टू स्वेलिंग डिफिकल्टीज। तो वो बाहर खाने से गुरेज करते हैं क्योंकि मसला है। अ टोटल लैरिंजेक्टोमी काउजेज द सेपरेशन ऑफ द अपर एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेरिंग्स, नोज, माउथ एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, लोअर ट्रैकिया वगैरह, इनको अलग अलग कर देते हैं। Breathing is no longer done through the nose, nasal airflow, which causes the loss or decrease of the sense of smell, leading to a decrease in the sense of taste। तो ये सारे मसाइल जो है ना इनको स्वेलिंग में आ जाते हैं लैरिंजिक्टोमी की वजह से। तो इस तरह हमने जो है ना वो पार्ट 2 ऑफ कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलिंग और इसके अलावा दूसरी जो कॉजेज हैं वो हमने पढ़ी हैं। तो आज की कोट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, कि आपने जो है ना वो, आपको अजीम होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत अजीम है तो ही आप कोई काम स्टार्ट करेंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लेकिन आपको अजीम बनने के लिए कोई ना कोई स्टार्ट लेना पड़ता है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। सो इस कोट के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।